आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र करना चाहते हैं आपसे कि अगर दिल्ली अदब का जिक्र हो और उस अजीम हस्ती का जिक्र ना हो तो उर्दू अदब की जो दुनिया है दिल्ली वाली, शायद उसकी मंजर कशी मुमकिन नहीं है कि आप कर पाएं। तो ये मैं ज़रूरत महसूस करता हूं कि अगर दिल्ली की आपको अदबी खिदमात, यहाँ जो अदब को ज़िंदा रखने के लिए लोगों ने अपनी अपनी कुर्बानियाँ दी हैं, तो उसमें कुछ नाम तो ऐसे हैं दिल्ली अदब के अंदर कि जो किताबों में भी नहीं है, जिनका जिक्र सिर्फ अखबारों में था। तो हम ये चाहते हैं कि उनकी जो पर्सनल लाइफ रही, स्कूल लाइफ रही, उनके बचपन का जो वक्त रहा वो, और उनकी जो अदबी खिदमात रही, हम उनका जिक्र करें। अगर मैं उस शख्सियत का जिक्र नहीं करता हूं कि जिस शख्सियत के आज मैं दौलत कदे पर बैठा हुआ हूं, तो ये नाइंसाफी होगी अदब के साथ, अदब की शमा को रोशन करने के लिए और यहाँ नए नए चेहरों को प्रमोट करने के लिए जिसने अपनी तमाम जिंदगी सर्फ कर दी, और वो आज भी अपने इस मकसद पर अड़े हुए हैं। और उनको ये एक जिद है कि मैं दिल्ली में जो नए लोग होते हैं, आप मुझे बताइए, मैं उनको प्रमोट करूँगा। गवर्नमेंट जॉब में आप रहे हैं, आप टीचर रहे हैं, सरकारी स्कूल है एक, मैं उसका नाम आपको बता दूंगा। उस सरकारी स्कूल में आप जॉब पे रहे, आप वहाँ पढ़ाते रहे और आप वहाँ से रिटायरमेंट हुआ है आपका। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, आपके सामने ये दो चेहरे नज़र आ रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इनमें से एक चेहरा, तो मैं तमाम दर्शकों को और एजाज अंसारी साहब से मोहब्बत करने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सराय जुलाना में एक एमसीडी का स्कूल था, वहाँ से आप जब रिटायर हुए तो आप प्रधान अध्यापक थे। मैं एक बात और आपको ये बताना चाहता हूँ कि एजाज अंसारी चूँकि प्रधान अध्यापक रहे, तो आज भी वो इस काम को अंजाम देते हैं। आज भी वो बच्चों को गाहे बगाहे जिसको ज़रूरत होती है ट्यूशन की, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ट्यूशन देते हैं। और आपने अपनी सर्विस में रहते हुए बहुत सारे लोगों को गाइड किया है। मिसाल के तौर पे एक तो मैं हूँ, मैं हज़रत के पास आया, शायद ये 1994 की बात है, और मैंने हज़रत से कहा कि हज़रत मैं भी शायरी करता हूँ, आप मुझे कुछ गाइड कर दीजिए। तो आपने मुझसे कहा कि देखिए, मैं स्कूल में बिज़ी हूँ, वहाँ मुझे बहुत काम देखना पड़ता है, मगर मैं आपको एक नाम बता सकता हूँ, आप वहाँ चले जाइए और इंशाअल्लाह आप मायूस नहीं होंगे। अगर आप शायरी में आपने शुरुआत अभी की है, फिर भी आप मायूस नहीं होंगे। तो आपने मुझे उस वक्त एक नाम बताया था, हालांकि ये कोई मौजू नहीं है कि मैं उनका नाम यहाँ लूँ, मगर मैं महज इस वजह से ये बात बताना चाहता हूँ कि आपने हमेशा जब भी गाइड किया है किसी को, तो बिल्कुल, अगर किसी आपने पतंगे को पता बताया है तो शमा का बताया है, अंधेरे का पता नहीं बताया आपने। चूंकि आपकी हस्ती खुद एक सूरज है अदब में, आपकी शख्सियत का अगर मैं मुहाशरा करूं तो सिर्फ क्षमा कहना आपको दुरुस्त नहीं होगा। मेरी अपनी नज़र में जो मैं महसूस करता हूं, वो मैंने महसूस किया है आपको सूरज की शाबा मुशाबा। आप रोज निकलते हैं, रोज ढलते हैं,
आप उरूज भी जानते हैं, आप जवाल भी जानते हैं, मगर आपने अपने इस नाम को, एजाज अंसारी नाम को, आपने अपनी शख्सियत से इसमें और 4 चांद लगाए हैं। उत्तर प्रदेश जिला फर्रुखाबाद से आपका ताल्लुक है, वही आपकी पैदाइश गाह है। उस जुगनू ने जब अपना सफर शुरू किया और आज जो वो आसमान पर चमकता हुआ ये सूरज है, इसके पीछे कितनी मेहनत है और इस शख्सियत के पीछे आखिर वो कौन सा चेहरा है जिसने अपनी जिंदगी के इतने किरदार निभाए हैं कि अगर हम एक एक किरदार का जिक्र करें तो शायद महीने 2 महीने की वीडियो तैयार हो पाएगी। हम उनके बचपन के किरदार का जिक्र चाहते हैं तो हम मुखातिब हैं उनके दोस्त खलीलुर रहमान साहब से। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज हम एजाज अंसारी साहब के बचपन के दोस्त, मित्र और ये कहना चाहिए राजदा से मुखातिब हैं, जिनका नाम खलीलुर रहमान है। एजाज अंसारी साहब की पैदाइश क़यामगंज की है, वहीं आपने शुरुआती तालीम हासिल की है। ये उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में पड़ता है, क़यामगंज। तो हम पूछते हैं आज एजाज अंसारी साहब के बचपन के कुछ वाक़यात, कुछ दिलचस्प चीज़ें, कुछ वो लम्हे, वो खुराफातें कि जिसको जीकर, जिसके पैकर में ढलकर आज ये एजाज अंसारी अदब के सूरज हैं। बेशक सर, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ जी कि कौन सी क्लास से आपकी उनसे दोस्ती हुई? 7th क्लास से 11th क्लास तक आपसे मुलाकात हुई। बिल्कुल। तो आप हमें बताइए, जब आपकी पहली मुलाकात हुई तो ऐसा क्या बात थी उनकी जिसने असर किया और आपकी दोस्ती पक्की हो गई और आज करीबन जो है 57 साल गुजर चुके हैं आपकी दोस्ती को, वो उसी तरह से बरकरार है और उतार चढ़ाव भी आते हैं दोस्ती के अंदर। तो आप हमें उनके बचपन के वो किस्से बताइए। तो एजाज साहब मुझे मिले थे जब 7th क्लास में जी। मैंने एडमिशन लिया था जामिया में जी। ये प्राइमरी से जामिया में हायर सेकेंडरी में आए थे जी जी। जब से हमारी दोस्ती थी और एक ही मोहल्ले में रहते थे जी बटला हाउस में जी। और 11th क्लास तक हम साथ पढ़े। जी 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 जी। तो आप उस वक्त का कोई वाकया ऐसा बता दीजिए जो जिसकी वजह से, जब आपने तो एंट्री ली 7वीं क्लास में, आपसे इनकी गुफ्तगू हुई, वो तो जाहिर सी बात है, साथ बैठते हैं, बच्चों में हो जाती है, लेकिन आप ज्यादा नजदीक हो गए और लोगों से? नज़दीक इसलिए कि हम एक जगह रहते थे जी। और आना जाना था, घरेलू ताल्लुकात थे, घरेलू मरासिम मौजूद थे आपके? घरेलू ताल्लुकात थे हमारे। जी जी। और साथ ही रहते थे, साथ ही जाते थे, साथ ही आते थे सब। अच्छा, साथ रहते थे, साथ जाते थे। और इनको तो खेल के बहुत शौक थे? हाँ, इनको क्रिकेट का खेल शौक था। कैप्टन थे ये क्रिकेट के। अच्छा, कैप्टन रहे हैं? हाँ, कैप्टन रहे हैं और बॉलिंग का बहुत शौक था इन्हें। अच्छा, हाँ, ये बात, मतलब क्रिकेट भी इनका वो एक मशगला रहा है बचपन का? बिल्कुल, बहुत लाजवाब रहा। अच्छा। हाँ। तो आपको कुछ इनसे जलन महसूस होती? नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ। अच्छा। हम तो दोस्त थे, जलन महसूस होने का सवाल ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं, इससे कि ये इतनी सारी चीजों को करते हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, और इनके शौक क्या क्या थे क्रिकेट के अलावा? क्रिकेट के अलावा शायरी थी। अच्छा। जो हायर सेकेंडरी से शुरू की थी इन्होंने। अच्छा। और एक्टिंग थी। अच्छा, एक्टिंग भी करते थे? एक्टिंग भी करते थे ये। अच्छा अच्छा। तो ये ड्रामे स्कूल के जो होते थे स्कूल की तरफ से? अच्छा, स्कूल के ड्रामों में ये हिस्सा लेते थे हमेशा। अच्छा। और ये जनरल सेक्रेटरी भी थे हायर सेकेंडरी के। इलेक्शन लड़ा था इन्होंने। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जनरल सेक्रेटरी भी रहे हैं? हाँ, जनरल सेक्रेटरी भी रहे। अच्छा। तो इनके बचपन की कोई और शरारत आप बताएं जिसकी वजह से जो है? हाँ, जो उस जमाने में ये टीवी ब्लैक एंड वाइट किसी के पास होती थे। बहुत बटला हाउस में 2 थे जी टीवी, तो हम देखने जाते थे और बहुत से भगा देते थे जी। तो हमने एक बार क्या सोचा, ये हमें भगा रहे हैं,
तो क्यों ना इन्हें बिना देखने दिए जाए। अच्छा हाँ, तो हमने लाइन कट कर दी अच्छा, इनके घर की? ना, उन सबके घर के मोहल्ले की पूरे की, अच्छा, उस पूरे मोहल्ले की लाइट कट गई? कि ना हम देखेंगे ना तुम देखो। अच्छा, ये कौन से सन की बात है सर? ये सन 72 की बात है। अच्छा, सन 72 में, हाँ, जबकि वो उस 72, वक्त वो टीवी भी आम नहीं थे। हाँ, आम नहीं थे, बस एक दो थे। जी 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 जी। हाँ, और वो ब्लैक एंड व्हाइट का जमाना ब्लैक एंड था। व्हाइट का था। तो- और ये हम एनसीसी का कैंप गया था अच्छा जगाधरी, जी। तो हमने फिल्म देखी, अच्छा 2 फिल्म देखी हमने। तीसरी फिल्म, अब ये हम चले गए दूसरी जगह। जी। अब ये इनके पास पैसे नहीं थे, अच्छा अब इन्होंने बगैर टिकट अच्छा, घुस गए अंदर, एंट्री ले ली इन्होंने? एंट्री ले ली। हाँ, जब इनकी चेकिंग हुई इंटरवल के बाद, जी। तो ये वहां से निकल लिए। अच्छा, हाँ मतलब जिस ये उससे घुसे थे अपने दानिश्वरी से, हाँ, उसी तरह से निकल भी निकल आए? लिए इंटरवल में। जब वो अच्छा। चेकिंग हुई तो निकल लिए वहां से। अच्छा, वो उसको पता नहीं लगा ये? नहीं, पता नहीं लेकिन लगा। दोस्त होने की वजह से आपको पता है? हाँ, पता है। हाँ। खैर, ये एक प्यारी शरारत थी। सही बात है। और ये इस बात का सबूत है कि आपके जैसे आपका बचपन भी बड़ा ज़हीन रहा बहुत है। रहा। ये भी हमें एक कभी चीज़ ना है। इत्तेफाकी नहीं हुआ आज तक। अच्छा, शायरी कर रहे थे? हाँ, 10वीं, हाँ 10वीं से। 10वीं से इन्होंने शायरी शुरू की। उस वक्त तो बड़ा टफ होता था 10वीं क्लास का पेपर भी, और ये भी सब्जेक्ट बड़े टफ आते थे। हाँ, तो अब ये इतने सारे कामों को, यानी कि शरारती भी थे, और तो इनके नंबर तो अच्छे आते होंगे हाँ, उस नंबर वक्त? सही आते थे। अच्छा, ये बात। नंबर सही आते थे इनके। तो ये बताइए कि कौन से सब्जेक्ट में इनके नंबर ज्यादा आते थे? तकरीबन सभी में सही आते थे। अच्छा हाँ, उर्दू में, इंग्लिश में। अच्छा अच्छा मगर एक बात थी कि इन्हें सिविक्स थी इनके पास, हमारे पास आर्ट थी, ड्राइंग। अच्छा, आपके पास आर्ट्स थी और इनके पास? बाकी सब सब्जेक्ट सेम थे। जी 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 जी। हाँ, तो ये खास उसमें रहे। हाँ बिल्कुल। तो इस शायरी का शौक इनको क्यों कर हुआ? वो पहले आजाद शायरी करते थे ये। अच्छा, हाँ मतलब वो नज़्में लिखना, वो तो हाँ, नज़्म लिखा वो तो गजल से भी ज्यादा मुश्किल है, हाँ, क्योंकि हाँ, उसमें बिल्कुल। एक तसलसल हाँ, ना ही तोड़ सकते सही हैं, बात। ना ही वो अलग जा सकती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो हालांकि गजल जो है, गजल उसके सामने इतना हाँ, मजबूत पहलू नहीं है पहलू आजाद नहीं है, नज्म के पहलू सामने। नहीं, हाँ। आजाद नज्म कहना आसान हाँ, नहीं होता, आजाद सब नज्म, चीजों से हाँ। बचाव रखना पड़ता है। सही बात। तो उस वक्त इन्होंने आजाद नज्म से हाँ, वो शायरी शुरू की? हाँ, वो शुरू की अच्छा। उन्होंने। हाँ क्योंकि वो 10वीं में बोर्ड के पेपर हुआ करते थे। हाँ, लेकिन बस 5 पेपर हुआ करते थे बोर्ड में। अच्छा, हाँ, तो उस 10वीं वक्त, में। अच्छा, उस वक्त इतना बोझ नहीं था पढ़ाई का? हाँ, फिर वो 5 सब्जेक्ट आगे चले गए, 11वीं में 5 सब्जेक्ट रह गए। अच्छा, हाँ, फिर 11th में आए तो 5 सब्जेक्ट ही रह गए वो। जी हाँ, करीबन और 1-2 सब्जेक्ट और होते थे, लेकिन उनकी वो अहमियत नहीं हुआ हाँ, वो करती थी। वहीं रोक दिया फिर उसने। जी जी, यानी 12वीं में आए, इन्होंने ये सब कर लिया, तो फिर तो आप देखते होंगे कि इनके आसपास बहुत जमघटा दोस्तों का रहता हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि क्रिकेट ये खेलते थे, सही बात। और शायरी ये करते थे, वो भी आजाद नज्म। सही बात। तो कुछ तो दोस्त इनसे थोड़ा सा वो भी रखते होंगे? हाँ, लॉन में बैठा के इन्हें जी। वहाँ शायरी सुनते थे इनसे। अच्छा, मतलब वो साथ के हाँ, संगी साथ के साथी थे सुना लड़के, करते? हाँ साथ के लड़के थे। हाँ, ये भी एक ये समझ लीजिए, ये भी जिंदगी का वो हिस्सा है कि अगर आपके दोस्त बैठा कर आपकी कोई हाँ, बात सुनना सही बात, चाहते हैं, हाँ। तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत ही आपका एहतराम करते हैं, बिल्कुल। बड़ी मोहब्बत बिल्कुल। करते हैं आपसे। सब मोहब्बत करते थे इनसे। जी 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 जी। तो जाहिर है ऐसे दोस्तों को तो बार बार खाने पे भी बुलाया जाता है, तो आपको ये दावत करते थे या बाहर दावत ही? क्या, हम तो यहीं रहते थे, खाना घर का आते थे, पानी यहाँ पीते थे हम। अच्छा अच्छा, घरेलू जैसे ताल्लुकात थे, घर जैसे। जी 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 जी, मतलब ये आपसे शेयर करते थे हाँ, उन बिल्कुल, चीजों को। सब। तो वो शेयरिंग आज भी मैं देखता हूँ हाँ इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। इनको कोई जब भी अभी भी ये महफिलें कोई होती हैं, हाँ तो मैं अभी भी ये देखता हूँ इनको कि ये अपने खाने से ज्यादा जो इनके यहाँ लोग रहते हैं, जो साथ आते हैं खाने हाँ में, हाँ बिल्कुल। उनसे पहले मालूम करते भी आपने ये खाना लिया या ये खाना हाँ, लिया। आज तक वो चीज़ इनमें बरकरार है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप ये बताइए कि फिर मैंने ये देखा है कि अभी मैं इनके कुछ फोटोग्राफ्स देख रहा था, अच्छा जिनमें इन्होंने जो है बहुत सारे किरदार प्ले किए हैं, जी। और कई कई शायरों के भी किरदार प्ले किए हैं इन्होंने। तो इनको ये आसानी से मौका कैसे मिल जाता था? इनकी एक्टिंग की बदौलत,
मिलता था मौका, या के दोस्तों के प्रेशर करने पर ये दोस्तों का प्रेशर भी था और इनका भी खुद का था। अच्छा, हाँ मतलब एक्टिंग इतनी जबरदस्त हुआ करती हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल, इनके मुकाबले पर नहीं था फिर हायर सेकेंडरी में कोई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो बड़ी उसकी बात है बहुत, ये वो पहलू है जो शायद सही बात किसी किताब में नहीं आया और नकल नहीं होगा। बिल्कुल। जब ये 12वीं के बाद जब ये कॉलेज में आए, उस वक्त भी आप साथ थे इनके? नहीं, मैं साथ नहीं था उस टाइम। अच्छा, तो इनके चर्चे तो आप तक पहुंचे होंगे? नहीं, फिर मैं उधर चला गया यूपी। अच्छा, ये इधर ही रह गए। अच्छा, आप यूपी चले गए, यानी काशगंज पहुंच गए? नहीं नहीं, नूरपुर। नूरपुर, हाँ। अच्छा अच्छा, नूरपुर पहुंच गए आप। तो मतलब आप जब इनकी ग्रेजुएशन हुई तो आप वहां थे? हाँ, मैं वहाँ था। तो वहां इनका क्रेज कैसा था दोस्तों में? दोस्तों में अच्छा था। ये जब कितने बड़े थे जब यहाँ दिल्ली आ गए ये हायर सेकेंडरी का तो मुझे मालूम है। अच्छा, हाँ। पैदाइश इनकी जो हुई है वो कहाँ? कायमगंज में। कायमगंज की पैदाइश है इनकी? अच्छा, देखिए बहुत सारे लोग जानते नहीं हैं। हाँ, बहुत से नहीं जानते। हाँ, कि कायमगंज की आपकी पैदाइश है। सही बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यहाँ बटला हाउस जामिया नगर में जी, आपका बचपन भी बीता है, बिल्कुल। आपकी यहाँ एजुकेशन भी कंप्लीट हुई है, हाँ और यहीं से आपने जो है सारी पढ़ाई यहीं से पढ़ी है हाँ आपने। बिल्कुल। हिंदुस्तान में अगर किसी यूनिवर्सिटी का किसी का जिक्र हो हाँ और पहले नंबर पे हो तो वो जामिया है। हाँ, जिसका जिक्र होता है कि नंबर 1 पे है बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान के अंदर। बिल्कुल। यहाँ से आपकी ये तालीम मुकम्मल हुई है, और यहाँ आपने पार्ट्स में जो हिस्सा लिया है, आपने नाटक किए हैं। एक मैंने सुना जान निसार अख्तर साहब का भी आपने रोल प्ले किया। मुशायरों में भी मतलब आपसे ये फरमाइश होती थी कि आप ये करके दिखाइए, किस तरह से करते हैं, किस तरह से नहीं। ये बड़े हमारे लिए फख्र की बात है कि हम ऐसी अजीम शख्सियत के नज़दीक में रहते हैं कि जिन्होंने अपनी जवानी के वक्त में जान निसार अख्तर का रोल प्ले किया है, बात। और शायरों ने जिसको देखा है। हाँ। ये शायर जो है, शायर तो 2-4 शेर ही किसी के सुन सकते हैं, हाँ। इससे ज्यादा सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन शायर अगर किसी रोल को देख रहे हैं, जो आप किरदार प्ले कर रहे हैं, अगर उसको देख रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो रियल एक्टर में और उसमें फर्क महसूस नहीं करते। हाँ, सही बात। इसीलिए देखा जा रहा है। तो आज हम छोटी सी एक क्लिप है ये, जिसको हमने एजाज अंसारी साहब के एक चेहरे किरदार कही जी। तो हम ये चाहेंगे कि इसमें कुछ वक्त की वीडियो हम जो है एजाज अंसारी साहब के भी जोड़ दें। हाँ बिल्कुल। और हम हाँ, जान निसार अख्तर का किरदार निभाया आपने? हाँ खलील साहब, जामिया में जो मेला होता था, तालीमी मेला, वो तो जामिया की जो कल्चरल सकाफती सरगर्मियाँ थी उसमें बहुत अहमियत रखता था वो मेला, और लोग इंतज़ार में रहते थे। हाँ। उस मेले की बड़ी तैयारियां होती थी, बहुत तैयारियां होती। मुझे याद है जब मैं शायद प्राइमरी की किस क्लास में था ये तो याद नहीं है। हाँ। उस वक्त नेहरू जी भी इस मेले में आए थे। हाँ। मेला देखने आए थे और बड़ी तैयारियां की गई थी। तो उसी मेले में जो रात में प्रोग्राम होते थे, बहुत से ड्रामे होते थे, कल्चर प्रोग्राम होते थे, उसी में तमसीली मुशायरे का प्रोग्राम भी होता था। तो तमसीली मुशायरे में एक्चुअली ये है कि जो शायर हमारे दरमियान आज मौजूद नहीं हैं, उनके रोल प्ले किए जाते थे। उन्हीं के किरदार में वही मेकअप किया जाता था। और उनका पढ़ने का प्रेजेंटेशन भी वही होता था कि ये लगता था कि अगर फिराक का किरदार अदा हो रहा है तो ये लग रहा है कि जैसे फिराकी है स्टेज के ऊपर। ये तमसीली मुशायरे की खूबी हुआ करती थी। तो और मौजूदा शायरों के, बड़े शायरों के भी किरदार उसमें होते थे। बशीर बद्र का भी होता था, मुझे अच्छी तरह से याद है। कैफी आज़मी भी थे, फिराक का भी था, जिगर का भी था। तो क्योंकि मैं जानिसार अख्तर से बहुत मानूस रहा असल में, शायरी से उनकी। और जानिसार अख्तर को मैंने बैठ के सुना कई बार।
हाँ कई बार बैठ कर सुना है जानिसार अख्तर को मैंने। हाँ, यहाँ आते थे जानिसार अख्तर को, फिराक को, और गुलाम रब्बानी ताबा, ये तो बहुत बात तक रहे। हाँ। और अख्तरुल ईमान को, हाँ। और इफ्तिखारी आरिफ को, हाँ। परवीन शाकिर को, अच्छा जमीलुद्दीन अली दोहों का सबसे बड़ा शायर पाकिस्तान का था, अच्छा उनको, अहमद फराज को, और सरदार जाफरी को, सरदार जाफरी, और इन सबको मैंने बैठ के सुना। और जामिया में आते थे डीसीएम के दूसरे दिन प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब जो वाइस चांसलर हाँ थे, वाइस शेखुल चांसलर थे, जामिया हाँ आप जानते वाइस हैं। चांसलर थे। तो वो अदबी ज़ौक़ के मालिक थे। हाँ बिल्कुल। मुशायरा मुनक़िद होता था। तो डीसीएम के बाद तमाम शोरा जामिया के नाम पर यहाँ आते थे, जो जामिया में मुशायरा होता था, और उन्हें सिर्फ टैक्सी का फेयर दिया जाता था। जामिया के पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं होता था, और वो आते थे सारे बड़े शायर। और डीसीएम का मुशायरा हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मुशायरा था उन दिनों। तो मुझे सबको मैं सुनता था। तो खलील भाई ये बात है, मैं शायद 10वीं 11वीं जमात में था, बल्कि और पहले था, 8वीं से। तो ओपन एयर थिएटर में होते थे, मैं जाता था। वहीं से फिर मुझे शायरी का शौक भी हुआ। तो वो तमसीली मुशायरे का जिक्र हो रहा था, तो उसमें जानिसार अख्तर से मानूस था मैं। अच्छा। जानिसार अख्तर की शायरी, उनकी नज़में मुझे अच्छी लगती थी। तो मुझे जानिसार अख्तर का रोल उसमें दिया गया। अच्छा। और जानिसार अख्तर का रोल मैंने उसमें किया तमसीली मुशायरे में। मेरा मेकअप वैसे ही बना दिया गया जानिसार अख्तर की तरह से। मौका होगा तो उसका जावेद साहब फोटोग्राफ भी दिखाएंगे इस पर। और मेरा हुलिया वही लिबास जो वो पहनते थे, जैकेट वैकेट रहती थी जवाहर कट ऊपर से, और लंबे बाल रहते थे। बाल तो बहुत लंबे नहीं थे उनके, जानिसार अख्तर के, मतलब थे, ठीक था। और चौड़े पैचे का पाजामा पहनते थे वो। उस वक्त ज़्यादातर शौरा जो थे ना, या तो चूड़ीदार पजामा पहनते थे शेरवानी वाला, हाँ शेरवानी, या वो चौड़े पैचे का, मतलब ज़्यादातर ये रिवाज था एक तरह का जो चला था। तो वो जानिसार अख्तर का रोल किया। तो ख़ास तौर से मैं उनके स्टाइल में पढ़ता था, मत रोको इन्हें पास आने दो, ये मुझसे मिलने आए हैं, मैं खुद न जिन्हें पहचान सकूं, कुछ इतने धुंधले साए हैं। ये उनका एक कुछ अंदाज था। आज तो बहुत सालों के बाद मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ वो पढ़ते थे, तो मैं उनकी कॉपी किया करता था। और ये जामिया की दिन थी, तमसीली मुशायरा खास तौर से। और वो फिर दूरदर्शन पर भी गया, उसका शो दूरदर्शन पर भी हुआ। और फिर हिंदुस्तान के मुख्तलिफ कॉलेजेस में अब तमसीली मुशायरे होने लगे, होते हैं, पहले नहीं होते थे। हाँ। और मोनो एक्टिंग के बारे में तो बहरहाल आपको मालूम ही है, मुझे मालूम है कि आप तो हाई सेकेंडरी के बाद चले गए थे अपने बिजनौर नूरपुर। मैं यहाँ रह गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जब मैं कॉलेज पहुँचा हूँ सन 73 में पहुँच गया था, 73 में पहुँच गया था। तो मेरा ख्याल है मुझसे बड़ा मोनो एक्टिंग का कोई एक्टर था नहीं था। और जिस फंक्शन में भी मैं हाई सेकेंडरी में था, खलील साहब, और जो कॉलेज में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते थे उनमें हिस्सा लेने जाता था मैं। और फर्स्ट अवार्ड जीत कर आता था वहाँ से। मैंने अपने सामने किसी को फर्स्ट अवार्ड उठाने नहीं दिया, ये रिकॉर्ड था मेरा। ये शौक था तुम्हारा? हाँ, मोनो एक्टिंग में किरदार अदा करता था और उसमें खो जाता था। फिर मैं टीचर्स कॉलेज में पहुंचा, तो टीचर्स कॉलेज में भी मेरा यही रिकॉर्ड रहा। हाँ, तो सबको मालूम होगा। हाँ, सबको मालूम था। बल्कि आपको हैरत होगी कि सन 77 में जब मैं अपनी सर्विस के इंटरव्यू के लिए गया, अच्छा, तो मेरे पास इतने सर्टिफिकेट थे। अच्छा। वो मेरा इंटरव्यू चल रहा था, मैंने वो सामने रख दिए, और वो एजुकेशन ऑफिसर वगैरह उस वक्त के जो थे, अच्छा। कौल साहब थे एक कश्मीरी, और एक चंपा पांडे थी, अच्छा, जो डायरेक्टर थी पूरी दिल्ली की, एमसीडी की। अच्छा, MCD। अब वो सर्टिफिकेट उनके हाथ में थे, वो देख रहे थे, बड़े हैरत में थे। अच्छा, ये आप एक्सटेम्पोर पोइट्री भी में भी फर्स्ट, और ये मोनो एक्टिंग ये वो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा कोई आप गज़ल सुनाइए। अच्छा। जब ये कहा तो मैंने अपनी एक गज़ल
जो मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल थी, वो मैंने उन्हें सुनाई और मेरा अपॉइंटमेंट उस गज़ल पे हो गया। अच्छा। और जब लिस्ट आई तो मेरा पहला नंबर था उसमें, जब मैं देखने गया। और वो गज़ल के भी 2-3 शेर मैं सुनाना चाहूँगा कि ज़िंदगी, ये भी जानिसार अख्तर की एक गज़ल थी जिसमें उन्होंने लतीफ़ काफ़िया इस्तेमाल किया था, लगे है मुझे। अच्छा, लगे है। ये भी जानिसार अख्तर की गज़ल आई थी। फिर मलिकज़ादा मंजूर अहमद ने भी उस ज़माने में कहा, लोगों ने कुछ तनकीदें भी की कि ये कोई बहुत अच्छा काफ़िया वो नहीं है, लगे है मुझे रदीफ़ काफ़िया। तो इस पे तनकीदें भी हुई, इस रदीफ़ पर, लगे है मुझे। अच्छा, हाँ, लगे है मुझे, मतलब तो उस पर मैंने जानिसार अख्तर से तो मानूस था, मैंने भी ये गज़ल कही, मेरी ज़िंदगी की पहली गज़ल है। अच्छा, अच्छा। जिस पे मेरा अपॉइंटमेंट भी हुआ। और वो गज़ल का मतलब ये था कि ज़िंदगी एक सज़ा लगे है मुझे, अच्छा। ज़िंदगी एक सज़ा लगे है मुझे, जब से तू बेवफा लगे है मुझे। वाह वाह। जब से तू बेवफा लगे है मुझे। और खलील साहब, इंतहा है ये बदनसीबी की, हर दुआ बद्दुआ लगे है मुझे। वाह। इंतहा है ये बदनसीबी की, हर दुआ बद्दुआ लगे है मुझे। ये 2 शेर मुझे याद है ख़ास तौर से आज तक। तो ये मेरी पहली गज़ल थी अपनी ज़िंदगी की। शायरी तो मैं जब से करने ही लगा था, नज़मों की तरफ आपने इशारा किया तो मैं गज़लें कहने लगा था। ये मेरी पहली गज़ल थी। और उसके बाद फिर मैं रफ्ता रफ्ता मुशायरों में आया। सन 86 में मैं पहले अच्छा, ऑल इंडिया मुशायरे में बाकायदा शामिल हुआ। अच्छा। सन 87 में, सतासी। सन 86 में हो गया था, लेकिन मैं जॉइंट कन्वीनर था। अच्छा, और वो मुशायरा जाकिर बाग में हुआ था यहाँ। अच्छा, जाकिर बाग में। और मनव्वर राना के भाई इस्माइल राना उसके कन्वीनर थे। अच्छा, और मैं उसका जॉइंट कन्वीनर था, लेकिन बहसे शायर नहीं था मैं अच्छा, उसमें। अच्छा, अच्छा। कन्वीनर की हैसियत से मैं उसमें इंतज़ामी उमूर में मैं शामिल था। लेकिन सन 87 में मैंने पहला मुशायरा पढ़ा, अच्छा, ऑल इंडिया मुशायरा अपनी लाइफ का। हाँ, और वो भी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर के एक सिफारशी ख़त पर मैं वहाँ पहुँचा। अच्छा, बहुत बड़ा मुशायरा था, शायद वो जश्न बेकल उत्साही था। अच्छा, मुरादाबाद में एक कमल टाकीज़ है, वहाँ पर हाँ, मैं उनके ख़त को लेकर पहुँचा। अच्छा, और वो मुशायरा मंसूर उस्मानी और गौहर उस्मानी के वालिद मोहतरम उन लोगों की तंजीम से था वहाँ पर। तो उनके ड्राइंग रूम के दरवाजे पर जब पहुंचा तो मैंने देखा कि अंदर वसीम बरेलवी और गौहर साहब और खुमार साहब फलां 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 बैठे हैं। तो मैं बजाय अंदर जाने के ऐसे ही दरवाजे के सामने से निकल के बाहर ही निकल गया। अच्छा, निकलता हूँ, मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, मतलब वो मेरी जिंदगी का पहला कि मैं इन लोगों के सामने जो लोग बैठे थे उनके सामने मैं अंदर दाखिल हो जाऊं। हाँ, मेरी हिम्मत नहीं सही हुई बात। और मैं वो खत दूं। अच्छा, मेरे एक दोस्त मेरे साथ थे, फिर हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत पैदा की। हाँ, और फिर ये हुआ कि चलो अब चलते हैं। अच्छा, और फिर आए पलट के और फिर अंदर घुस गए। अंदर गए और जाते ही हमने वो खत दिया गौहर उस्मानी साहब को। उन्होंने खत पढ़ा, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शहर का वो खत देख के चौंक गए। उन्होंने फौरन हमें उसी वक्त बिठाया। लेकिन कुंवर महेंद्र सिंह बेदी जो थे वो आलमी सतह की वो शख्सियत थे कि हिंदुस्तान से बाहर हाँ, कोई भी मुशायरा होना होता था तो कौन जाएगा शायर हिंदुस्तान से, ये वो तय करते थे। और हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा शायर, हाँ, कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो उन्हें आलीजा कहता था। ये उनका खिताब था, अच्छा, अच्छा। लक़ब था उनका, आलीजा। आलीजा आलीजा कह के मुखातिब करता था। वो आलीजा का खत हमारे पास था। हाँ, वो तो जाकर हमने दिया, हमें फ़ौरन हाथों हाथ लिया गया। और उस खत को पढ़ा उन्होंने। पढ़ने के बाद बिठा तो हमें पहले ही दिया, और उसके बाद हमारी खातिर तवाज़ा और पूछना गचना, भाई कुंवर साहब कैसे हैं, हमारा आदाब कहिएगा। वो कह रहा है हमारा आदाब कहिएगा, हमारा सलाम कहिएगा। ये होता रहा और वो मुशायरा हमने पढ़ा। जी, मैं जब यहाँ से चला गया था तो एक्टिविटीज़ बताइए कुछ उसके बाद। हाँ खलील साहब, जामिया हायर सेकेंडरी तक तो साथ हम लोग 11वीं क्लास तक साथ रहे। हायर सेकेंडरी हुआ करती थी। हाँ, ठीक है। आप चले गए बिजनौर वापस। मुझे जब एक दिन ये मालूम हुआ अचानक
कि आप चले गए हो यहाँ से, उस्मान साहब के यहाँ से, आपके खालू के यहाँ से पता चला मुझे, तो बहुत तकलीफ़ हुई मुझे, इसलिए कि आप मेरे बिछड़ गए। उन दोस्तों में से थे कि जो मेरे घर का एक हिस्सा, जिनको मैं समझता था, और उम्र का वो हिस्सा, इतना वक्त साथ गुजरता था, स्कूल के बाद भी हम लोग खाना पीना भी साथ ही करते थे अक्सर। तो मुझे बहुत दुख हुआ, और मुझे ये भी पता चला कि अब आप यहाँ नहीं आएंगे, आपका तालीम का सिलसिला। तो और मुझे ये दुख रहा कि आपने मुझे बताया भी नहीं कम से कम इस बात के बारे में। तो उसके बाद मैं तो कॉलेज में चला गया। अच्छा। और कॉलेज जाने के बाद सबसे बड़ी बात ये हुई कि 73 में गया, और 74 में मेरी शादी हो गई। अच्छा। समझे साहब, 74 में शादी हो गई, और सेकेंड ईयर था मेरा। उस वक्त फर्स्ट ईयर कर चुका था, सेकेंड ईयर में आ गया। तो एक तो ये हुआ, तालिब इल्मी के ज़माने में शादी हो गई। हाँ, तालिब इल्मी। उसका एक असर ये भी था, वजह ये भी थी कि हमारा जहाँ से ताल्लुक़ था, कम उम्र में वहाँ शादियाँ पहले हो जाती थी। ये आज की बात तो नहीं, पुरानी बात है। शायरी का शौक़ रहा, ये तो रहा ही रहा, और परवान चढ़ता रहा। उसके बाद कोई ऐसा वाक़या मुझे याद आता नहीं है। अनवर कादरी मेरे दोस्त थे, वो भी क्लास फेलो थे, वो भी साथ में थे, आप थे, 2-3 लोगों का हमारा ग्रुप था। तो जामिया स्टोर पे जो पार्क बना हुआ था डी पर, डी, वहाँ अक्सर शाम को भी हम लोग मिलते थे। जलेबी बनती थी बहुत गरम गरम, जामिया पे सारी मार्केट थी पूरी। अब तो सब साफ हो गया, आपने देखा होगा। बब्बू का होटल, बब्बू भाई का होटल, फलां का होटल, फलां का होटल, वहीं से वो गरम गरम बारीक, बहुत पतली पतली बारीक जलेबियाँ बनती थी, बहुत सिकी हुई, करारी एकदम। वो बहुत मीठा खाने का शौक भी था। सही बात। वहाँ से आधा किलो जलेबी ली, और पार्क में बैठे हम और अनवर कादरी, और वो जलेबी आधा किलो दोनों आदमी खा गए। नतीजा ये हुआ कि आज डायबिटिक के मरीज हो गए, शुगर के। सबसे साहब, अपने बैच में मेरा अकेले का अपॉइंटमेंट हुआ था। अच्छा। हाँ खलील साहब, मेरे तन्हा मेरा अपॉइंटमेंट था अपने बैच में। हो सकता शायरी की वजह से, जहनत की वजह से ये बात मेरे ऑफिसर्स को बहुत अपील की। अच्छा। जब उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट देखे ना, एक्सटेम्पोर पोइट्री के अंदर फर्स्ट ये आदमी आ रहा है, अच्छा आप एक्सटेम्पोर पोइट्री भी कर लेते हैं। अच्छा। तो असर तो पड़ता ही है ना। और फिर जिस उन्होंने कहा गजल सुनाइए, मैं अपने टांग पे कुर्सी पे टांग रख के अपने हिसाब से यूं बैठ गया और मैंने गजल शुरू की। तो आदमी की फेस की एक्टिविटीज, फेस एक्सप्रेशन, ये सब चीजें काउंट की जाती हैं। उन्होंने देखा कि किस अंदाज में किस तरह से पढ़ रहा है, और वो लिस्ट आई। जब मैं देखने गया तो पहला नंबर था एजाज अंसारी। अच्छा। मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। तकरीबन 8-9 साल प्रिंसिपल रहा, मेरा प्रमोशन हो गया। प्रिंसिपल की हैसियत से मैंने काम किया, और रिटायरमेंट हो गया। मुशायरे में शिरकत के बाद फिर मुशायरे खूब पढ़ने लगा, अपने आने जाने लगा, जहाँ बुलाया गया हिंदुस्तान से बाहर जाने का भी इत्तेफाक रहा, और अब यही सिलसिला है। हाँ, एक ज़रूर मेरी ज़िंदगी के एक वाक़या तो ये है खलील भाई, मैं बड़ी हैरत से सोचता हूँ कि मैं अगर ज़िंदा हूँ तो किस तरह से ज़िंदा हूँ। सही बात। अगर आप ये मेरी ज़िंदगी का बड़ा इबरतनाक वाक़या है। बिल्कुल। आप ये देखिए कि एक स्टूडेंट था उड़ीसा का। अच्छा। वो यहाँ पढ़ता था, पढ़ने आया था, ग्रेजुएशन कर रहा था। अच्छा। गालिबन उसका नाम था नैयर दानिश। अच्छा। शायर भी था वो। अच्छा। और उसको मुझे उससे बड़ी हमदर्दी थी, तो एक तो मैं उसको मुशायरों में रखने लगा अपने। अच्छा। ताकि ये मुशायरे पढ़ेगा, ऑल इंडिया मुशायरे, तो आगे बढ़ेगा।
और दूसरी ये कि मैंने उससे कहा कि मैं चाहता था कि मैं उसके लिए कुछ करूं। अच्छा। तो मैंने उससे कहा यार आप मेरी बच्चियों को पढ़ाओ, घर बच्चों को ट्यूशन। तो मुझे ये था कि ये पढ़ाएगा तो मेरे बच्चे भी कुछ सीखेंगे और मैं इसके लिए कुछ कर सकूँ, कुछ कर दूंगा। मेरे बच्चों को पढ़ाने आया था वो। और ये अजीब इत्तेफाक है, पहला दिन था अच्छा ट्यूशन का। उस दिन मेरी बच्ची जो है शाजिया एजाज, अच्छा, उसके 2 बच्चे हैं अब अपने। अच्छा। तो उसका बर्थडे था उस दिन। अच्छा। मैंने दानिश से कहा, मैंने कहा यार आज बच्ची का बर्थडे है, जब उन्होंने पढ़ा लिया कुछ, और ऐसा है कि यार मेरे साथ चलो, मैं जा रहा हूँ सरोजनी नगर। अच्छा। कुछ काम है मुझे, तो कुछ सामान भी ले आएंगे बर्थडे से मुताबिक। मैं उसको अपने साथ ले गया। बाइक पर हम लोग बैठे हुए थे, मैं ड्राइविंग कर रहा था। अच्छा। वहाँ से वापस आ रहे थे, सामान मेरा बैग बाइक पे टंगा हुआ था। अच्छा। कुछ सामान लिया था, कुछ साग सब्जी भी ले ली थी वहाँ से, और कुछ बर्थडे से मुताबिक सामान ले लिया था। वापस आ रहे थे, मेडिकल का चौराहा आया। अच्छा। रेड लाइट हो गई, मैंने गाड़ी रोक दी। चंद सेकंड बाद ही ये लगा कि किसी ने पीछे से हिट किया है बहुत तेज से। अच्छा। बड़ा एक्सीडेंट था वो। अच्छा। मेरी उंगलियों ने जो हैंडल को पकड़ा हुआ था वो गिरफ्त एकदम से ढीली हो गई। इत्तेफाक था कि मेरी गाड़ी का हैंडल कुछ ऐसे मुड़ा हुआ था अच्छा उस वक्त। तो जैसे हिट हुई तो मेरी गाड़ी जो थी वो साइड में को भागी। हाँ। मैं गिरा बहुत तेजी से, और मुझे ऐसा इतनी तेजी से गिरा कि मुझे लगा कि मेरे पेट का कोई हिस्सा मेरी बॉडी का बस्ट हो गया है अंदर। मुझे ऐसा लगा, कुछ मेरे चोटें भी आई। कुछ देर के बाद मैं उठा, मैंने संभाला, और वो बच्चा जो था नैयर दानिश, जिसको मैं अपने साथ लेकर गया था, उसको डायरेक्ट हिट हुई पीछे, वो भी गिर गया एक तरफ। समझ रहे हैं आप? मेरी गाड़ी इधर को गई, वो भी गिरा, मैं भी गिरा। और मैं जब तक संभला तो पता चला कि था वो, उसकी हालत ज़्यादा ख़राब थी, दानिश की। उसको लोग ले गए उठा के मेडिकल में। अच्छा। सफदरजंग में ले गए लोग। मेरी भी चोट बहुत थी। मैंने, लेकिन उसके आगे कुछ भी मेरी चोट नहीं थी, जैसा मैंने समझा। मैंने अपने आप को संभाला और हिम्मत करके उसी हालत में मैं सफदरजंग पहुंचा। पता चला कि कोई पेशेंट यहाँ नहीं आया है। अच्छा। फिर मैं मेडिकल आया। अच्छा। तो मेडिकल में लोग ले गए थे वहाँ पर। बाइक वाइक सब वहीं पड़ी हुई थी। उसको एडमिट कर लिया इमरजेंसी में। अच्छा। और हेड इंजरी थी। अच्छा। और बहुत डीपली थी, बहुत ज़्यादा थी। फौरन रात में ही जो ब्रेन का स्पेशलिस्ट था, ऑपरेशन का सर्जन, उसको बुलाया गया। अच्छा। और फिर मैंने फ़ोन वोन किए, सब लोग आ गए। उस लड़के के पेरेंट यहाँ नहीं थे, वो तो उड़ीसा से आया था पढ़ने के लिए यहाँ पर। नौजवान लड़का था यार। वो तकरीबन 8-10 दिन उसमें रहा, हॉस्पिटल में कोमा में रहा, वो बेहोश रहा। उसे होश नहीं आ पाया और उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। ये मेरी ज़िंदगी का यार एक ऐसा सबक आमोज़ वाक़या है। आप इसको मैं देखें खलील साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि अगर सच पूछें तो मुझे भी मर जाना चाहिए था, लेकिन जिंदगी थी। आप ये देखिए ना, वो गाड़ी ऊपर से भी तो गुजर सकती थी ना, हिट कर रही है, लेकिन गाड़ी का हैंडल इधर को पड़ा हुआ था, तो वो गाड़ी हिट होते ही वो भाग ली इधर को। अगर हैंडल सीधा होता तो आपने समझे, मतलब 1 सेकंड का फासला था मौत में। तो वो जिंदगी, वो ताकत जो थी ना, वो मुझे जिंदा रखना चाहती थी। मेरे साथ का आदमी मर गया। ये एक ऐसा वाकया है यार, जब याद आता है तो बड़ा जोड़ देता है। एक स्टूडेंट, लायक, काबिल, जिसमें जुस्तजू थी, लगन थी, हौसला था कुछ बनने का, वो यार ख़त्म हो गया यार। और क्योंकि मैं उसको लेकर गया था तो बड़े हालात ख़राब हुए। जामिया का स्टूडेंट था, एक थोड़ा सा मूवमेंट भी चला, और मैं ये समझता था कि मैं लेकर गया हूँ तो मेरी वजह से हुआ।
और फिर ऐसे में लोग भी कुछ अजीब अजीब सी बातें करने लगे थे। आप समझे इस बात को? तो बहुत माहौल खराब हो गया था। मैं उसकी तदफीन में भी गया। अच्छा। सब कुछ हुआ। उड़ीसा? नहीं यहाँ यही तदफीन हुई। इसके घर वाले आ गए यहाँ। और फिर इस बात से बहुत तकलीफ हुई जब ये पता चला कि ये 2 भाई थे और इसका बड़ा भाई जो था वो भी एक्सीडेंट में खत्म हुआ और इसी दिन एक्सीडेंट हुआ था उसका, जिस दिन इसका हुआ। आप ये देखिए, ये 2 ही भाई थे। तो इस वाक़े ने यार मुझे झंझोड़ कर रख दिया। मैं आज भी सोचता हूँ ना तो यार मेरी रूह कांप जाती है। मैंने 2 दफ़ा अपनी ज़िंदगी में मौत को बहुत करीब से देखा है यार। सेकंड का फासला रहा होगा। एक ये और एक ये कि मैं कायमगंज से अपने वतन से आ रहा था। सर्दियों, सख्त सर्दी के दिन थे। अच्छा। और ट्रेन मैंने शायद हाथरस से बदली थी। अच्छा। यह मैं जा रहा था। अच्छा। तो मैं ट्रेन के डब्बे में चढ़ गया और मैं चिल्ला रहा हूँ। और एक बीमारी ये थी, कभी कभी डब्बा नहीं खोलते थे। सख्त सर्दी के दिन रात में। और रात मैं चिल्ला रहा हूँ यार वो डब्बा नहीं खोलते रात काफी देर हो गई। अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं अब दूसरे डब्बे में चला जाता हूँ, नीचे उतर जाता हूँ। मेरा पैर ऊपर ही थे दोनों। तो इत्तेफाक से मेरा सर यूं जो नीचे गया ना, तो मैंने देखा कि वो डब्बों में से जो लाइट पड़ रही थी ना, तो पता ये चला कि वो ट्रेन जो है वो तो चल रही है अच्छी खासी स्पीड से इस वक्त। अच्छा। उनकी लाइट जो है वो रिंगती हुई दिखाई दी डब्बों में से, खिड़कियों में से जो आ रही थी। अरे मैं पैर एक नीचे रख चुका था। अच्छा। यार मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई यार। एक ऊपर एक नीचे पैर। अगर मैं उतर जाता तो गाड़ी के नीचे जा सकता था। बिल्कुल। और पता नहीं क्या हाल होता, गाड़ी काफी तेजी में थी। जी अभी मैं तो चला गया था यहाँ से। मंजराम पे कौन कौन सी किताबें आई आपकी? किताबें, हाँ ये कुछ आपने तहरीरी कामों की तरफ इशारा किया है। किताबें तो खलील साहब मेरी 2 आई हैं। अच्छा। देखिए, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि एक किताब जो है वो हिंदी स्क्रिप्ट में आई है। अच्छा। हिंदी जुबान में, देवनागरी में। उसकी वजह यह है कि हम जो कुछ कह रहे हैं, मैं जिस डिपार्टमेंट में काम करता था वहाँ 99% लोग उर्दू नहीं जानते। अच्छा। तो हमारी बात उन तक कैसे पहुँचेगी? मैं क्या सोचता हूँ, मेरे क्या जज्बात हैं, मैंने क्या लिखा है, ये बात वहाँ तक पहुँचे, वहाँ समझें इस बात को। तो मैं एक किताब हिंदी में भी लेकर आया। अच्छा, ये सही किया आपने। हाँ, और ये दोनों मेरे मजमूए कलाम हैं। अच्छा। हाँ, इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मेरा एक मजमूए कलाम जो है, तन्हा नहीं हूँ मैं। अच्छा। उसको दिल्ली उर्दू एकेडमी ने भी अवार्ड दिया है। अच्छा। और पटना उर्दू एकेडमी ने भी उसको अवार्ड के लिए मुंतखब किया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कई मेरे मज़ामीन जो हैं, आर्टिकल, वो अखबारात में आते रहे। लेकिन पिछले दिनों में अखबारात में मेरे आर्टिकल आते रहते थे, आए हैं। और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी पहले तो बहुत मुशायरे आते थे। जी सलाम पे जब मुशायरे रेगुलर चल रहे थे तो निज़ामत का काम भी सौंपा गया था। लेकिन इस सब तहरीरी काम से हटके अगर देखा जाए तो एक कन्वीनर की हैसियत से जो मेरी खिदमत है वो बहुत अहम है। जो आज से नहीं बल्कि एक ज़माने से मैं अंजाम दे रहा हूँ। मुझ में भी ये, मैंने बताया, इन सब तमाम पुराने इंशोरा को सुना और सुनने के बाद ये जज्बा हुआ कि यार क्यों ना इन सबको बुलाया जाए। हम खुद एक प्रोग्राम करें जिसमें ये लोग आए, हमें भी सुने, हमें। हाँ, मतलब ये है कि तो उन मुशायरों को देख देख के मुशायरा करने का भी शौक़ हुआ। तो कन्वीनर की हैसियत से भी अपना किरदार अदा किया। एक नई आवाज़ नाम से एक तंजीम बनाई और उस तंजीम के कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर चीफ पैटर्न थे। सन 87-88 में पहला प्रोग्राम किया नई आवाज़ का। और आप ये देखिए, पहले प्रोग्राम में, उस प्रोग्राम में वीआईपी की हैसियत से अर्जुन सिंह, गुलाम नबी आज़ाद और ज़ियाउर रहमान अंसारी, 3 कैबिनेट मिनिस्टर मौजूद थे। और आप समझ लीजिए फिर किस तरह का प्रोग्राम होगा, वो किस तरह की शोरा की टीम होगी। फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और आज तक ये सिलसिला शुरू है नई आवाज़ से मुशायरों का। लेकिन हम
उस तरह के प्रोग्राम नहीं कर पाते जो हमने करके छोड़ दिए इस ज़माने में, क्योंकि आज मुशायरे करना बहुत मुश्किल काम हो गया है यार, बड़े महंगा मामला हो गया है, शायरों के पेमेंट्स भी बढ़ गए और बढ़ने भी चाहिए, इसलिए कि शायर का भी तो पेट है ना। सही बात है, शायर का भी पेट है, उसको भी रोजी रोटी चाहिए। महंगाई बहुत हो गई, महंगाई बहुत हो गई, लेकिन उतने नहीं बढ़ने चाहिए थे जितने मेरा ख्याल है बढ़ गए कुछ लोगों के, कि जहाँ मैं समझता हूँ कि यार फिर अदब की खिदमत करने वाले तो कोई बात रह नहीं जाती। अगर आप 1.5 लाख एक प्रोग्राम का लेंगे, 2-2 लाख रुपया लेंगे, उससे कम में आप आने को तैयार नहीं है, तो मैं नहीं समझता कि वो शायर कोई अदब की खिदमत कर रहे हैं। और एक मामूली आदमी उन्हें कैसे बुला लेगा यार, वो तो जिंदगी भर नहीं बुला सकता। तो थोड़ी इसमें लचक भी होनी चाहिए और हालात को भी देखना चाहिए शोरा को। तो यार हमारी जाने के बाद आपकी शादी भी हो गई थी भाई? 40-50 साल के बाद तो आप पहली मर्तबा मेरा घर ढूंढकर अभी पिछले दिनों आए थे। सही बात। हाँ, शादी का आपने एक सवाल मुझसे पूछा है, तो उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू होनी चाहिए। जो मेरी अहलिया हैं, वो मेरी क्लास फेलो भी थी फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में मेरे साथ पढ़ती थी। मैं आमतौर से आगे नहीं बैठता था, मेरा एक मिजाज है, आज भी है। हमने भी अपने घर वालों से कहा कि भाई हम शादी करना चाहते हैं, मतलब ये मामला है। दो एक दफा घर पर लाए, घर वालों ने देखा, घर वालों को भी अच्छा लगा, घर वाले भी तैयार हो गए। लेकिन हाँ, एक अहम मसला ये था कि हम जॉब में नहीं थे। हाँ, जॉब में नहीं थे। हाँ, ये एक अहम मसला, बहुत अहम मसला था। जामिया से ट्रेनिंग भी की, टीचर भी हो गए, अपॉइंटमेंट भी हो गया। जब अपॉइंटमेंट हुआ तो 2 बच्चे थे मेरे उसमें। अच्छा। हाँ, जब मैं सर्विस में आया हूँ। और ये कई मोड़ से गुजरा कि ये हकीकत है खलील साहब, आप तो जानते हो, अगर मेरे हालात घरेलू न होते तो मैं शायद टीचिंग डिपार्टमेंट में भी होता, तो यूनिवर्सिटी में होता या तो। क्योंकि उर्दू में बहुत अच्छा था। और जब मैं बीए कर रहा था तो मेरे जो असातिज़ा थे ना, उर्दू के उस्ताद, खासतौर से प्रोफेसर अजीमुशान सिद्दीकी साहब, ये सब लोग मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। मैं उर्दू में एक ज़हीन तालिब इल्म था और ये लोग मुझे बहुत आगे देखना चाहते थे। शायद मेरी ये मंजिल नहीं थी, सही बात, जहाँ मैं आके रुक गया। समझ गए नहीं, ये तो मेरी मजबूरियों ने मुझे यहाँ रोक दिया। हो सकता था मैं एक कामयाब वकील भी हो सकता था। हाँ, बिल्कुल। आप ये समझ लीजिए। आज मैं बहुत अच्छा हूँ, खुदा का शुक्र है। सर, मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपने अपनी क्लास फेलो को किस तरह से इम्प्रेस किया? और चूंकि आपका तो क्रेज, जाहिर सी बात है, आप शायरी करते थे, तो लड़के क्या और लड़कियां क्या, आपका तो क्रेज सब में रहा है, सबके दिलों पर आपका असर रहा है। आपने ऐसी कौन सी बात थी जिससे उनको आपने घर आने पर रजामंद कर लिया? ऐसी कोई खूबी तो रही होगी ना सर। आज अगर आपने उस दौर में ऐसा किया था तो वो बड़े सलीके की बात, बहुत जो है खूबसूरत बात है। ऐसा तो खैर बहुत सारे अजीम लोगों। देखिए साहब, बड़ा दिलचस्प वाकया है। घर आने की बात तो ये है कि यही यूनिवर्सिटी जामिया थी जी। पहले तो जामिया कॉलेज थी, आज यूनिवर्सिटी हो गई है वो। और यहीं बटला हाउस में घर है, तो कोई ज़्यादा फासला नहीं था। लेकिन बहरहाल ये है कि फासला ना भी हो, घर आना कोई आसान काम नहीं था। तो मैं सब ये तो जानते थे कि शायर आदमी है, शायरी करता है। एक दिन अचानक हुआ क्या, ये पहली मुलाकात रही होगी। मेरी मिसेज मुझे मिली वहीं कॉलेज में और उन्होंने कहा कि मुझे आपका ये पर्स चाहिए। पर्स चाहिए? कोई तो बात बना दी थी। पर्स नहीं, आप देखिए आप। अब जो पर्स कहा उन्होंने तो मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं आपको पर्स दे दूंगा अपना। उस पर्स में मेरा फोटो लगा हुआ था। अच्छा, ये समझिए आप। और उस पर्स में एक डायरी लगी हुई थी, छोटी सी नोटबुक। मैंने वहां पोस्ट ऑफिस हुआ करता था जामिया पे, मैं वहां गया, मैंने वहां से एक खाली लिफाफा पड़ा हुआ मिला मुझे ऐसे ही। मैंने उस लिफाफे में उन्हें रख के जो पैसे थे वो तो निकाल लिए, वो ऐसे ही दे दिया।
और मैं खलील साहब बहुत मुगालते में आ गया, ये मुगालते में आ गया कि इसमें जो ये फ़ोटो लगा है ना, इस लड़की ने इसलिए मांगा है कि ये जब वापस करने आएगी तो इसमें फ़ोटो नहीं होगा। जाहिर है इस फोटो की वजह से मांगा है, इसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं सका। अब साहब वो 2 दिन बाद वो मेरा पर्स वापस किया गया मुझे, और देखिए वो चली गई अपनी लड़कियों के साथ, अपने ग्रुप के साथ। अब मैंने ज़रा अलग हटके सबसे पहले उसको निकाल के खोल के देखा, मुझे मालूम था फ़ोटो इसमें नहीं होगा मेरा, वो फ़ोटो लगा था। यार मुझे बड़ी हैरत हुई, मैंने कहा ये तो फ़ोटो लगा है मेरा, मेरी थ्योरी गलत हो गई। बाद में खैर उनसे मैंने मालूम किया, वो पहली मुलाकात थी। मैंने ये बताया कि भाई ऐसा है, ऐसा था कि जब वो क्लास होती थी तो आप मेरी तरफ देखते थे और फिर कुछ अपने निकाल के इसमें नोट करते थे। तो मेरे साथ की लड़कियां ये कहती थी कि ये लड़का जो है ये तुम्हें देखकर शेर लिखता है इसमें। तो मैंने इसलिए पर्स दिया था कि क्या क्या लिखा हुआ है अपने पढ़ने के लिए, समझ रहे ना। और फिर वो रिश्ता जो था वो रिश्ते अज़दवाज में मुंसलिक हो गए इस तरह से। मतलब आप बताना नहीं चाहते कि उसकी हकीकत क्या थी? ये जो जिंदगी का खूबसूरत आपका मोमेंट था, ये जिंदगी का वो लम्हा था जिसको आपने जिया है। आप इसको अगर प्राइवेट रखना चाहते तो रखिए, हमें कोई इसमें एतराज नहीं है। मगर मुझे ये पता लग गया कि उनका पर्स मांगना और आपका पर्स देना और वापस करना, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं। अल्लाह करे सारी जिंदगी आपकी जोड़ी सलामत रहे और आप दोनों की जो है लंबी उम्र हो। आपको माशाल्लाह से औलाद भी ऐसी मिली है। लड़कियां जब उनके वालिद शायरी करते हैं तो फक्र करती हैं लड़कियां। आपने चूंकि आज़ाद नज़में भी कही हैं, अपनी बेटियों को पोएम भी लिखी होगी, और चूंकि आप बहुत, मैं आज भी ये चीज़ देखता हूं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी बेटियों का जिक्र करते हैं और बड़ी मोहब्बत, बड़ी अजमत से आप जिक्र करते हैं उनका। बहरहाल अल्लाह उनके सरों पर भी आपका साया जो है तादेर क़यामत तक रखे और आपकी बेटियों को तंदुरुस्त रखे अल्लाह तबारक व तआला। हम बस यही दुआ करते हैं। और जाहिर है कॉलेज लाइफ में आज तो बड़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई है। आप देखिए कॉलेज क्या, बल्कि जो 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो किस तरह से लड़के और लड़कियों में सब घुल मिल जाते हैं आपस में, और फिल्में देखने जा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। ये सब हमारे ज़माने में कॉलेज में भी इतना आम नहीं था। हमारे ज़माने में तो इतना आम था नहीं। हम तो उस समाज की, उस वक्त की देन है और उस कल्चर की देन है। हम उस माहौल में हमने परवरिश पाई कि आज भी मैं सिगरेट पीता हूँ, लेकिन जामिया का कोई भी ऐसा टीचर मिल जाए मुझे, उसने मुझे पढ़ाया नहीं लेकिन वो जामिया में था उस वक्त, तो मैं उसके सामने खलील सिगरेट नहीं पी सकता। मैं सिगरेट नहीं, और पी रहा हूँ तो फेंक दूंगा या छुपा के निकल जाऊंगा ये। और आज के तालिब इल्मों को देखिए तो वो उस्ताद के साथ स्पोर्टिंग कर रहे हैं। ये माहौल में एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। तो वो पर्स मैंने लिया ही इस तरह का था जिसमें डायरी भी लगी हो, कभी कुछ लिखना हो तो। लेकिन सर आप लिखते क्या थे आखिर उसमें? आज तो ये राज खोल दीजिए। नहीं, जाहिर है शेरी लिखता हूँ, कोई मिसरा जहन में आया, कुछ समझ में आया तो मैंने नोट कर लिया, लिख लिया। मतलब ये बात सच है कि उनका समझना ये बिल्कुल दुरुस्त था कि आप उनको देखकर लिखते हैं, हालांकि ये बात आप हाँ तो छुपा रहे हैं। जाहिर है कि वो जमाना था कि जब इस तरह से शादी मतलब अपनी मर्जी से करना आम नहीं था, कोई आम नहीं था, और वो बहुत ख़ानदान में बड़ी बातों का सामना करना पड़ता था। वो ज़माना था। आज तो माहौल बदल गया है बिल्कुल, उस वक्त की बात है ये। तो और ये खुदा का शुक्र है, वालिद साहब बहुत सीधे थे। उसमें शायद एक मेरी वालदा का भी रोल बहुत अहम था, क्योंकि मेरी वालदा शुरू से ये बात कहती थी, मैं अपने बचपन से सुनता था कि भाई ये एजाज़ जो है जब भी जहाँ कहेगा हम इसकी शादी कर देंगे। तो वो बात मेरे जहन में बैठी हुई थी कि कोई ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं आएगा। और जाहिर है अपनी मर्जी से भी अगर शादी हो जाए, घर वाले एग्री हों। सबसे बड़ी बात ये थी कि घर वालों ने पूरी तरीके से मेरी हिमायत की
और बाकायदा वो घर वालों की मर्जी से हुआ सारा मामला। पसंद मेरी थी लेकिन घर वालों ने भी पसंद किया और फिर वो घर पे आना जाना हो गया उनका, जाहिर है यहाँ आती थी वो, तो घर वालों को भी मेरे पसंद आई कि भाई हाँ लड़की सही है, अच्छी है, ठीक है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आप ये देखिए कि मैं ये फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ इस कैमरे पर कि मेरे पूरे ननिहाल और ददिहाल में कि वो वाहिद बहू है मेरी बीवी कि जिसकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ ख़ानदान में की जाती है। ये बहुत बड़ी बात है। और आज ये बात उससे ज़्यादा बड़ी है कि दोस्तों में, अहबाब में, मोहल्ले में, पड़ोस में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो मेरी मिसेस की तारीफ़ ना करता हो। उनका अखलाक, एक दूसरे से मिलना, किस तरह से मिला जाए, इन बातों का ख्याल रखना, एक दूसरे के काम आना, ये बहुत बड़ी बात है। मेहमान नवाजी खुद अपने मुंह से कुछ कहना मुनासिब नहीं है इस सिलसिले में। और खुदा का शुक्र है यार, यहाँ सब अपने गैर सब आते जाते रहते हैं, दस्तरखान हमेशा वसी रहा है। इतने प्रोग्राम करता हूँ, ज़्यादातर खाना घर पे ही इंतज़ाम होता है, बाद में सब यहीं आते हैं और सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया जाता है, हैंडल करती हैं और सबके साथ मोहब्बत और खुलूस से पेश आना, ये बहुत बड़ी बात है यार। इसके लिए अल्फाज नहीं है मेरे पास। देखिए, ये मैं ये समझता हूँ कि ये आशिकी की आपने इंतहा भी इसमें बयान की और इब्तदा भी बयान की, वो दोनों की मंजर कशी आपने की है। तो माँ बाप फक्र करते हैं और उस वक्त में अगर आपकी बात को माना गया तो ये माँ बाप के अच्छे होने की दलील तो है ही, लेकिन ये इसकी भी दलील है कि आप बेहतर बेटे रहे हैं उनके, और आप ऐसे बेटे रहे हैं जिसके कद ने उनके कद को तय कर दिया है। यानी औलाद तो सभी होती है, लेकिन एक बच्चा ऐसा होता है कि जो माँ बाप के कद को तय करता है। बाकी बच्चे भी उस पेड़ को छांव देते हैं, लेकिन एक ही बेटा ऐसा होता है। हमें फक्र है कि हम आप जैसी अजीम शख्सियत से मिल रहे हैं। आपने उस वक्त जो है उनको प्रपोज किया, बेगम साहिबा को, और मुतासिर किया, जबकि उस वक्त आसान नहीं था। उस वक्त ये एक्टिविटीज होती नहीं थी जो आज ये एक्टिविटीज हैं। और उस वक्त में उनका ये कह देना, शादी के लिए राजी होना, ये मैं ये समझता हूँ कि आप अपने वालिद की जो है वो प्यारी औलाद थी, वो समझदार औलाद थी कि जिसके फैसले पे वो अपनी मोहर लगाते थे और अपनी वो एडवाइस नहीं देते थे। ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हम ऐसी आज शख्सियत से मिल रहे हैं। हम ये सर, एक मैं गुजारिश और करना चाहूँगा आपसे। हमारी ये चाहत है कि हम आपकी लाइफ को बायोग्राफी लिखें, हम आपकी बायो, जी जी, उसमें आपके बच्चों का भी जिक्र करें, आपकी जो है बेगम मोहतरमा का भी जिक्र करें। उसमें दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपने निजामत की है, तो हमें आपसे ये इजाज़त चाहिए। और दूसरे ये है कि हम कुछ फोटोग्राफ्स भी आपके लेकर जाएंगे ताकि लोगों को चैनल्स पे दिखा सकें कि आपने ये अदब के लिए आपने जिस कदर मेहनत की है, जितना अदब के लिए काम कर रहा हूँ उसका वापसी मुझको मिले। ये हमने देखा है आजकल लोग तो इसलिए ज़्यादा काम करते हैं कि हमें इसका रिवॉर्ड मिल सके, लेकिन आपने बगैर किसी लालच के अदब की मेहनत और इसके लिए मशक्कत की है। मैं असलम जावेद साहब आपका बंदा नवाजी के लिए शुक्रगुजार हूँ और कि आपने मुझे इस काबिल आप समझ रहे हैं। इस सिलसिले में जो भी ताउन मेरा चाहिए आपको, जी जी जी, वो मिलेगा। और इस नवाजिश के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये मेरी अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं आपका शुक्रिया अदा भी करूं। जी जी, बस सर हम तो सिर्फ आपसे दुआएं चाहते। आपने इतनी बात हमारे लिए कह दी। हमारे लिए तो यही, ऐसे समझ लीजिए जैसे पौधे को किसी पेड़ का साया मिल गया हो। बहुत शुक्रिया। एक बात मैं आखिर में ज़रूर कहना चाहूँगा, और ये बात जो मैं कहूँगा वो हमारे नौजवान नई नस्ल के लोग हैं, उनके लिए एक बहुत अहम बात साबित होगी है। वो ये कि एजाज़ अंसारी एक ऐसा नाम है कि जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं मानी है। मैंने अपनी ज़िंदगी में खलील साहब
असलम साहब जी जिस काम को सोच लिया कि मुझे करना है वो काम मैंने करके छोड़ा है, ये समझ लीजिए आप। ये मेरी जिंदगी का रिकॉर्ड है। जी जी जी। वक्त नहीं है, बहुत वक्त चाहिए, दरकार है इसके लिए कि मैं आपको एक दो केसेस ऐसे बता सकूं कि तो आप हैरत में पड़ जाएंगे। मतलब सोच लिया और कर दिया, फिर आप ये समझ लीजिए। और ये मैं नई नस्ल को सबक देना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं कि कभी जिंदगी में हार मत मानना। वाह वाह। आप सब कुछ कर सकते हो, सारी ताकत आपके अंदर मौजूद है। ये रिजल्ट ना सोचे कि आपको कामयाबी कहाँ मिलेगी। हाँ, सबको जेर कर लेंगे। जैसे मैंने एक चीज आपको बता भी दी कि मेरा अकेले का अपॉइंटमेंट हुआ अपने बैच में। मेरे जितने दोस्त मेरे साथ जो जामिया टीचर्स कॉलेज से निकले थे जी, उनमें अकेले का अपॉइंटमेंट हुआ। ये मेरा कॉन्फिडेंस तो था, आप समझ लीजिए। उसके बाद भी जिंदगी में कुछ ऐसे वाकयात रहे जो मैंने सोच लिया वो करके छोड़ा है। आप सर अपने कुछ चुनिंदा अशार जो लोगों को ज़बाज़द है। मैं असलम साहब, आपने आखिर में कहा है इस बात को, और तो मैं आपका इंटरव्यू ही काफ़ी तवील हो गया है जी। अभी आप इसमें से एडिटिंग भी करेंगे। जी 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 तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, मैं 2-4 शेर जी सुना दूंगा जी अता हो तबरुक के लिए। मेरे दोस्त भी खलील साहब यहाँ मौजूद हैं जी। तो इसलिए मैं सुना देता हूँ। तो सुन लीजिए आप कि ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के। वाह। ताजिराना थे, ताजीराना थे सभी रिश्ते हर एक इंसान के, हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के। वाह 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 वाह। हमने भी खाए हैं धोखे सबको अपना मान के, दोस्ती इंसानियत मेहमान नवाजी शायरी, रास्ते हमने चुने हैं सबके सब नुकसान के। वाह 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 वाह। फिर और खलील साहब, ये मेरे मिजाज का शेर कि जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान के। वाह 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 वाह। जी हुजूरी का हुनर हमको कभी आया नहीं, लिख नहीं पाए कसीदे हम किसी सुल्तान वाह के। वाह वाह। 2-3 शेर और सुन जी, जी, लीजिए, आता हूं। खास तौर से इसलिए भी कि एक शेर मेरे जहन में आया और मैं उस शेर को खास तौर से सुनाना चाहूँगा। वो आज आपका भी दर्द हो सकता है, मेरा भी हो सकता है वो शेर। तो मतलब सुन लीजिए उससे पहले। देखिए, बच्चे अक्सर रात में डर जाते हैं तो ये कहते हैं भाई रात में अंधेरा कमरे में था, बच्चा डर गया, उजाला रखा करो। ठीक है, कि वैसे भी बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं। वैसे भी बच्चे सभी ख्वाब में डर जाते हैं, हैं। लेकिन इल्जाम अंधेरों ही के सर जाते हैं। वाह वाह। लेकिन इल्जाम अंधेरों ही के सर जाते हैं, कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। वाह 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 वाह। कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। खलील साहब, ये शेर सुन लीजिए। असलम साहब, आप भी ये शेर जब मैंने कहा, पहले कहा था, गज़ल बाद में मुकम्मल हुई, और ये शेर जब मैंने अपनी अहलिया को सुनाया तो मेरी अपनी आंखों में आंसू आ गए थे, इसलिए कि उस शेर का पस मंज़र कुछ ऐसा है। शेर सुन लीजिए साहब कि कोई तस्वीर मुकम्मल नहीं होने पाती, काफले यादों के आते हैं गुजर जाते हैं। ये मैं दूसरा शेर मेरे जहन में आ गया, यही सुन लीजिए पहले आप कि जब से देखे हैं इन आँखों ने सुलगते मंजर। देखिए, इस शेर में भी बहुत लुत्फ आएगा आपको, और मैं दाद चाहूँगा कि जब से देखे हैं इन आँखों ने सुलगते मंजर, घर में लोबान सुलगता है तो डर जाते हैं। वाह 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 वाह।
वाह 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 वाह। और अब वो शेर सुन लीजिए आप, इससे पहले कि हमें बोझ समझ लें बच्चे, इससे पहले कि हमें बोझ समझ लें बच्चे, इससे पहले कि हमें बोझ समझ लें बच्चे, गैरते नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। हाय हाय, बहुत अच्छा आपने यहाँ गैरत का इस्तेमाल किया है, वाह वाह। इज्जत नफ्स का इस्तेमाल जी, होता है आमतौर से, मतलब तो मैंने गैरत नफ्स इस्तेमाल किया, इससे पहले कि हमें बोझ समझ लें बच्चे, जी जी जी, गैरत नफ्स ये कहती है कि मर जाते हैं। वाह 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 वाह। ये वो शेर था जिसके लिए मैंने अपनी बीवी को सुनाया, तो मेरी अपनी आंखों में आंसू थे। बहुत जज्बाती शेर था ये। फिर बाद में गज़ल मेरी मुकम्मल हुई है। आपने कई जगह जिक्र किया है अपनी बेगम साहिबा का। आपने क्या शादी से पहले भी अपनी बेगम साहिबा को कोई कलाम सुनाया था? और जामिया में तो अदबी सरगर्मियाँ जो हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते रहते थे। कल्चरल प्रोग्राम में मैं हिस्सा लेता था और सब शरीक होते थे, सब सुनते थे, उसमें सब लोग सुनते थे। शादी के बाद आपने उनको कौन सी गजल या शेर सुनाए? शादी के बाद कौन से शेर सुनाए मैंने? शादी के बाद एक शेर तो यही सुनाया था जो अब आपको बताया है कि मेरी आंखों में आंसू आ गए जब मैंने उनको ये शेर कहा और सुनाया। तो असल में अगर मैं सच्ची बात कहूँ आपसे इस कैमरे पे, हालांकि ये बात कहना नहीं चाहिए, कि शादी से पहले और शादी के बाद जिंदगी में बड़ा फर्क होता है। जी, समझिए, जब तक महबूबा होती है और जब वो बीवी बन जाती है तो बड़ा फर्क होता है। मैं जिंदगी भर उनको शेर सुनाता अगर वो मेरी महबूबा ही रहती। वो फर्क आ जाता है। मतलब ये है कि प्रचार हो गया पार्टी का और अब जीत भी गए कैंडिडेट, तो अब नहीं सुनाएंगे। मेरी जिंदगी में और मेरी शायरी के इस स्टेज पर उनका बहुत बड़ा अमल दखल है। जी जी जी, उनका हुस्न सलूक, उनका साथ, उनका कॉपरेशन, मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना। आप देखिए कि मुशायरे के बाद जब यहाँ खाना होता है तो खलील साहब 50 लोगों का खाना बन कर आता है बावर्ची के यहाँ से, और ऐसा वैसा नहीं, इंशाल्लाह जिस लायक भी हैं, दो तीन तरह की डिशें रहती हैं, और फिर उनको खिलाना, एहतमाम करना, सब ये कोई मामूली काम नहीं है। और इसमें उनका सहयोग और उनका कॉपरेशन मुकम्मल तरीके से शामिल है। इतने लोगों को खिलाना, कोई 5-7 लोगों का दस्तरखान नहीं होता है। यहाँ खा रहे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं, इंतज़ाम करना, और उसमें ये कि भाई कोई कमी ना रह जाए किसी तरह से, ये बड़ी बात है यार। अगर उनका इतना कॉपरेशन ना होता और ये सलीक़ा ना होता उन्हें, तो ये सब नहीं हो पाता यार। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना वक्त इस मामूली सी चैनल को दिया है। बस ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह फिर आप इसके लिए अपना वक्त निकालेंगे और हम आपकी लाइफ पर कुछ बातें आपसे मालूम करेंगे, आपका स्ट्रगल जो आपने किया है। शुक्रिया जो आपने असलम साहब, अदब को फ़रोग के लिए काम किया है। इंशाल्लाह हम इस पर तवील वीडियो आपकी बनाएंगे। बहुत शुक्रिया। और उसमें हम बहुत नवाजिश आपका जिक्र बाकायदे करेंगे। जैसे उसका हक तो अदा नहीं कर सकते, जैसी शख्सियत आपकी है, मगर अपनी तरफ से हम कोशिश करेंगे कि हम उसका कुछ % अदा कर पाए। बहुत शुक्रिया साहब जी, बहुत शुक्रिया। बस आपसे यही है कि आप अल्लाह तबारक व तआला आपको और मजीद कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। और जिस तरह से आपकी फैमिली आपकी इज्जत करती है, बहुत बेहतर। असलम साहब आपका भी शुक्रिया। हम अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि और शायरों की भी फैमिली ऐसे ही सपोर्ट करते हैं।